नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के इस डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। तो आज हम 8 नवंबर 2023 की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, चाहे वो द हिंदू में हो, चाहे वो आपके इंडियन एक्सप्रेस में हो, यूपीएससी के हिसाब से या यूपीएससी के दृष्टिकोण से जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और साथ ही में आपको एक अभ्यास प्रश्न भी देंगे जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए तो बेसिकली आज हम ना 4 खबर डिस्कस करेंगे। 4 खबरें कौन कौन सी हैं? जो पहली खबर है वो आपको मिलेगी इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज पे, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना में भूसंकलन। ठीक है, मतलब बेसिकली लैंडस्लाइड हुआ है उसकी बात हम करेंगे और सुबनसिरी नदी की बात करेंगे और किस प्रकार यह यूपीएससी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और स्पेशली प्रीलिम्स के लिए उसकी भी हम बात करेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कुछ घटना हुई है, ठीक है, जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 10 पर देखने को मिलेगी। क्या घटना हुई है, क्या किस वजह से वहां पर गृह युद्ध चल रहा है, क्या समस्याएं हैं, क्या कारण है, सारी चीजों की बात करेंगे। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी इसको देखेंगे। फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है टीबी रोग पर एक रिपोर्ट आई है डब्ल्यूएचओ की, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे और टीबी के बेसिस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है और इसी आधार पर विगत वर्षों में यूपीएससी ने किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है बीमारियों पर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे लास्ट में वित्त आयोग के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो ये पहले 3 आर्टिकल हैं इनको हम प्रीलिम्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा उसके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ये, तो उनको इस हिसाब से डिस्कस करेंगे और इसमें जो वित्त आयोग है उसको हम मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई वित्त आयोग होता क्या है, ए टू जेड, मतलब सारी चीजें आपको फिर फाइनेंस कमीशन पे कहीं कुछ और देखने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा, आप फाइनेंस कमीशन के बहुत सारे एक्सपेक्ट आप आराम से जान जाएंगे। ठीक है, तो हम वित्त आयोग की बात करेंगे मेंस के हिसाब से और बाकी ये 3 आर्टिकल हम प्रीलिम्स के हिसाब से, प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इसको कवर करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके एक एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल क्या है? पहला आर्टिकल है हाउ इग्नोर्ड लैंडस्लाइड अलर्ट लेड टू सुबनसिरी रनिंग ड्राई। ठीक है, कंटेक्स्ट समझते हैं न्यूज का, क्योंकि बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है सुबनसिरी के बारे में। ठीक है, कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन कंटेक्स्ट हम समझते हैं साधारण सी भाषा में। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है कि भाई देखो, ये है सुबनसिरी, आपकी मान ली ये है सुबनसिरी रिवर ऐसे जा रही है। इस पर क्या है, हमें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना था। अब हमें अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाना है, इसका मतलब यह है कि इसके पानी को डाइवर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम यहां पर जो है डैम को क्या कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो हमने इसके पानी को क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। अब जब इसके पानी को डाइवर्ट किया तो ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी पहले से, ऐसी जानकारी थी प्रशासन के पास कि देखो यहां पर लैंडस्लाइड हो सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट 90% के अराउंड भारत सरकार का कहना है कि ये बेसिकली बन चुका है। अब क्या हुआ, वहां पर लैंडस्लाइड हो गई। अब लैंडस्लाइड होने की वजह से क्या हुआ है कि यहां पर जो बेसिकली टनल थी, जो बेसिकली पानी डाइवर्ट किया था, इसमें क्या हुआ है कि लैंडस्लाइड की वजह से मलबा भर गया है और इसके अगले वाला जो पोर्शन है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो कंटेक्स्ट ये है। दूसरा, इसके ड्राई होने की वजह से ओवरऑल देखिए सुबनसिरी का जो है ओवरऑल जो पाथ है वो तो ड्राई हो ही रहा है। साथ ही ये किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आगे जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तो ब्रह्मपुत्र के वाटर फ्लो पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये है ओवरऑल कंटेक्स्ट जिसको इस न्यूज में डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, जिसको डिटेल में यहां पर थोड़ा बताया हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भाई सुबनसिरी रिवर। अब जो अच्छा बच्चा होगा, अच्छा बच्चा इन द सेंस की जो एक तो तैयारी के फेज में होता है और एक बच्चा ऐसा होता है कि जिसने अभी ही शुरू करी है तैयारी। हालांकि दोनों ही व्यक्तिगत रूप से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं यूपीएससी के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं कि एक अच्छा बच्चा क्या होता है कि अगर मैंने यहां सुबनसिरी की बात करी है तो वो अपना दिमाग लगाएगा और वो क्या करेगा कि देखो, या तो उसने नोट्स प्रिपेयर करे हो रिवर के, तो ब्रह्मपुत्र रिवर को भी वो रिवाइज कर लेगा और साथ ही सुबनसिरी को भी कर लेगा और उसके कुछ खास नदियां जैसे मानस रिवर हो गई, दिहांग हो गई, दिबांग हो गई, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेगा या देख लेगा, गूगल कर लेगा, पढ़ लेगा दोबारा से। इससे क्या होगा, आपका एक रिवर कंप्लीट हो जाएगा और इससे ऐसे ही तो रिवीजन होता है, ऐसे ही तो रिवीजन होता है। तो चलिए हम
सबसे पहले बात करते हैं सुबनसिरी नदी की। ठीक है, सुबनसिरी नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। देखिए, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। कब पूछा गया? 2016 में। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुने। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो और तीन, एक और तीन, और 1 2 और 3। ठीक है, ये इसके बारे में पूछा हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ठीक है, अब इसका उत्तर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। एज ऑलवेज, जैसा कि मैं करता हूं हमेशा अपनी वीडियो में, कि जो भी आंसर है वो सारे के सारे आपको कहां देने हैं? कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी सारी चीजें मैं डिटेल में बता दूंगा। चलिए, सुबनसिरी की बात हम डिटेल में करते हैं। देखिए, सुबनसिरी जो नदी है, सुबनसिरी जो नदी है, 1 सेकेंड, देखिए सुबनसिरी जो नदी है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहां से होती है। तो भैया हमें यह पता है कि सुबनसिरी नदी तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। कहां से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, उसके बाद यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक सिटी है टिकसांग सिटी, वहां से एंटर होती है। फिर अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई असम में एंटर करती है। ठीक है, और असम की जो मिरी पहाड़ियां हैं वहां से यह बहती हुई असम का एक डिस्ट्रिक्ट है लखीमपुर। लखीमपुर में एक जमुरी घाट है, जमुरी घाट। उस जमुरी घाट में ये किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सुबनसिरी का स्ट्रक्चर समझ में आया? तिब्बत से निकली, अरुणाचल में तिकसांग सिटी से एंटर करी, उसके बाद अरुणाचल में गई, असम से बहती हुई कहां पर? आपके लखीमपुर जिले में एक जमुरी घाट है, उस जमुरी घाट में कहां पर मिल गई? ब्रह्मपुत्र से मिल गई। इट मींस कि किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है, मतलब ट्रिब्यूटरी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि सुबनसिरी नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र की अगर मेजर ट्रिब्यूटरी है तो किस नंबर की है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो सुबनसिरी है, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। जिन्होंने हाल ही में तैयारी शुरू करी है, अभी जिन्होंने शुरू करा है वो नोट्स बना सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करी है, जिन्होंने ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं, वो जस्ट इसको देख सकते हैं। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे सहायक नदी है। ठीक है, सुबनसिरी का हो गया। अब सुबनसिरी में अब एक चीज और पता होनी चाहिए हमें कि सुबनसिरी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, सुबनसिरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? देखिए, सुबनसिरी की पहली सहायक नदी है कमला। कौन सी? कमला। दूसरी है डिक्रोंग। ठीक है, तीसरी है रनगंदी। ठीक है, ये 3 सहायक नदियां हैं सुबनसिरी की, जिसको आपको याद रखना है। इन फ्यूचर आपसे क्वेश्चन सुबनसिरी पे भी बन सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र पे क्वेश्चन पूछा है तो सुबनसिरी पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये थी सारी की सारी डिटेल आपकी सुबनसिरी पर। ठीक है, अब आप लोकेशन देखना चाहें तो यहां पर आपकी सुबनसिरी रिवर है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। ये ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र में देखिए ये लखीमपुर एरिया है। लखीमपुर एरिया के जमुरी घाट में आकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है।
तो एक डायग्रामेटिक व्यू है जो आप देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक अभ्यास प्रश्न है आपके लिए। अभ्यास प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या नदियां हैं, उपरोक्त में से कितने विकल्प सही हैं, कितने विकल्प सही है। अभ्यास प्रश्न 2023 के नए पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र की इनमें से कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जैसे कामपिली है, तिस्ता है, लोहित है या मानस है। ठीक है, लोहित है या मानस है। तो आपको उत्तर देना केवल एक या केवल दो, केवल तीन या सभी चारों। तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज देखते हैं क्या है। द मासिव डिस्प्लेसमेंट इन कॉन्गो, ये न्यूज है। कंटेक्स्ट समझते हैं, कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, कंटेक्स्ट बड़े आराम से और साधारण तरीके से समझते हैं, लेमैन की भाषा में समझते हैं। देखिए, कॉन्गो में दो निर्जातीय समूह हैं। ठीक है, ये जो दो निर्जातीय समूह हैं, एक है हुतू, ठीक है, एक है आपका हुतू, और दूसरा जो निर्जातीय समूह है वो है तित्सी। ठीक है, तुत्सी है, सॉरी। और दूसरा जो निर्जातीय समूह है वो है तुत्सी। ठीक है, इन दोनों में आपस में कन्फ्लिक्ट है और उसी कन्फ्लिक्ट की वजह से कॉन्गो में क्या है, बेसिकली आपका गृह युद्ध जो है छिड़ा हुआ है। और इन दोनों निर्जातीय समूह में वहां पर क्या है, बेसिकली क्या है, कन्फ्लिक्ट है। और इसी की वजह से ये दोनों कम्युनिटी और कॉन्गो न्यूज में बना हुआ है। देखिए, यूपीएससी हमेशा क्या करता है कि मैच द फॉलोइंग में क्या करता है कि एक साइड कम्युनिटी दे देता है, एक साइड उनका एरिया दे देता है। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहां की कम्युनिटी है, तो आपको ये पता लग गया होगा कि हम कॉन्गो की बात कर रहे हैं। दूसरा, 2023 में यूपीएससी ने कॉन्गो के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉन्गो नदी के ऊपर है कि कॉन्गो बेसिन का भाग है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉन्गो बेसिन का भाग है। ठीक है, आप इसका उत्तर 2023 का क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इस लिहाज से भैया आपका कॉन्गो जो रीजन है, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, वो इंपोर्टेंट हो जाता है। इंपोर्टेंट किस लिहाज से हो जाता है, देखिए मैपिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, 2 या 3 क्वेश्चन, जैसे इस बार 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। एक तो मतलब पूछता है, एक तो मिनिमम स्टैंडर्ड है कि भैया एक क्वेश्चन तो इसके ऊपर पूछेगा और ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 क्वेश्चन आराम से पूछ लेता है यूपीएससी। तो मैपिंग में हमारे लिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको यहां पर बता देता हूं। पहली बात तो यह कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लैंडलॉक नहीं है पूरे तरीके से। इसका कुछ हिस्सा अटलांटिक महासागर से लगता है। इसका कुछ हिस्सा किससे लगता है, अटलांटिक महासागर से लगता है। ठीक है, तो अगर एक ऑप्शन ये मिले आपको आने वाले प्रीलिम्स में कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो क्या लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी कुछ किलोमीटर की बाउंड्री अटलांटिक महासागर से शेयर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो हमें जाननी चाहिए कि इसके बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन से, बाउंड्रिंग स्टेट कौन से हैं। तो देखिए, कॉन्गो रिपब्लिक है, कॉन्गो रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दोनों अलग देश है। सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है, ठीक है, उसके बाद युगांडा है, ठीक, रवांडा है, ठीक है, बुरुंडी है, ठीक है, तंजानिया है, जाम्बिया है, ठीक है, अंगोला है। तो ये हो, और एक सूडान भी है आपका। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो इस देश को घेरे हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से सराउंडिंग कंट्रीज हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपने देखे होंगे। जैसे आप रेड सी के बगल वाले देश पूछ लेता है ना, रेड सी के पूछ लिए, कैस्पियन सी के पूछ लिए, ब्लैक सी के पूछ लिए, मेडिटेरेनियन सी के, भूमध्य सागर के आसपास के देशों के बारे में पूछ लेता है। तो इसके बारे में क्यों नहीं पूछ सकता भाई, ये तो न्यूज में भी है। यहाँ तो गृह युद्ध, सिविल वॉर छिड़ा हुआ है। यहाँ की हुती कम्युनिटी और तुत्सी कम्युनिटी जो है वो तो बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो क्वेश्चन बन सकता है, संभावना तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ओवरऑल आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से इस क्वेश्चन को
आपको इसको होमवर्क देने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अफ्रीका में इसी कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक रिवर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक रिवर है, कॉन्गो रिवर, जो कि आपकी ड्रेन होती है, ठीक है, कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में। कहां पर? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। इसकी कुछ खास बातें बता देता हूं कि यही वो रिवर है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और कॉन्गो रिवर को किस नाम से जाना जाता है? एक और नाम बताए, जायरे रिवर। तो कॉन्गो रिवर इज ऑल्सो नोन एज जायरे रिवर, ठीक है। इसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो नदी है ये कहां पर गिरती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो आप इसके नोट्स भी बना के साथ साथ चल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, जिसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में देना। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य समाचारों की सुर्खियों में बना रहा। कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। पहला, यह अटलांटिक महासागर से तटीय सीमा बनाता है। कॉन्गो नदी इससे होकर गुजरती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो उपरोक्त कथनों में से अगेन 2023 का जो पैटर्न यूपीएससी ने चेंज किया उसी पैटर्न पर आपके लिए अभ्यास प्रश्न है। 2023 का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से बनाया। तो उसमें पूछा कि कितने कथन असत्य हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये हो गया अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न से क्या होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी और फिर आपने उसको क्या करा? थोड़ा सॉल्व करा, देखा कि कितना समझ में आया और कितना मैं इसमें और अच्छा कर सकता हूं, कितनी ज्यादा इसमें चीजें और मैं ऐड कर सकता हूं। इससे क्या होता है कि अब अभ्यास प्रश्न का अगर आप कमेंट बॉक्स में सही जवाब देते हो, ठीक है, जिसमें मैं भी रिप्लाई करता हूं, अब जब आप सही जवाब देते हो तो इसमें आप क्या है? आत्मविश्वास बढ़ता है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है एटलीस्ट ये चीज तो मुझे पता लग गई है। और क्वेश्चन का सही जवाब देने से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है वो तो अलग ही है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप वीडियो को बहुत गौर से देख रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे थर्ड न्यूज की ओर। अगली न्यूज क्या है? देखिए, अगली न्यूज है टीबी से रिलेटेड, है ना। टीबी का जो रोग है उस पर डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट निकाली है और इस रिपोर्ट में डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है, कंटेक्स्ट ये है कि टीबी से रिलेटेड नए 2022 में केसेस जो बढ़े हैं वो है 7.5 मिलियन न्यू केसेस ऑफ टीबी इन 2022। किसने कहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट कह रही है। तो इस केस में हमारे लिए टीबी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। टीबी के बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आप ये कंटेक्स्ट है, ठीक है। चलिए, इसके बेसिस पर यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में देख लेते हैं। 2019 में यूपीएससी ने हेपेटाइटिस को, ठीक है, यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह से ही संचरित है, मतलब इन दोनों को कंपैरिजन करके यूपीएससी ने 2019 में क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो टीबी पर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो एक अच्छा विद्यार्थी क्या होता है कि जल्दबाजी नहीं करता है। जब वो जल्दबाजी नहीं करता है तो वो क्वेश्चन की जो मेन स्टेटमेंट है नहीं सही पूछा है या गलत पूछा उसको कई बार देखता है। तो आप भी देखा करो कि क्वेश्चन में सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, क्योंकि सही और गलत अगर आपको पता नहीं लगा तो अर्थ का अनर्थ होने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ए बी सी डी ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं अगर आपको पता है तो। अन्यथा क्या करिए, दोबारा यूपीएससी की साइट पर जाइए, वहां से पेपर डाउनलोड कीजिए और इसका जो है फिर उसको देखिए कि इन दोनों में कंपैरिजन का पढ़िए, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, एक अभ्यास प्रश्न वही यूपीएससी की तर्ज पर, नए पैटर्न की तर्ज पर। 6 रोग यानी कि टीबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस ही तो होता है। तो ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, कि किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम बेसिकली आपका एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से होता है, ठीक है। सो 6 रोग टीबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पूछा है कि कितने कथन सत्य हैं। कितने कथन सत्य हैं इन तीनों में से? पहला
कि एक विषाणु जनित रोग है तथा संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब ट्रांसफर हो सकता है, एक दूसरे में फैल सकता है। क्या टीबी फैल सकता है? नहीं फैल सकता, आपको पता भी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है देखो यूपीएससी में कि ना वो कॉमन सेंस से अभी समझी जा सकती है। टीबी का रोग आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा अपने समाज में, ठीक है। अब डिपेंड करता है आप कैसे समाज से आते हैं, चाहे कितने उच्च वर्ग से आए, उच्च वर्ग यानी कि चाहे कितने ही अमीर वर्ग से आप आए और चाहे आप कितने ही बेसिकली गरीब वर्ग से आए, आपने टीबी के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, ठीक है। तो यहां पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि ये ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। इसका निदान सीटी स्कैन के माध्यम से किया जा सकता है। निदान मतलब पता लगाना, क्या सीटी स्कैन के माध्यम से इसका पता लगता है। टीडीआर, ठीक है, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, इसको मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। प्रकार की टीबी का वर्तमान में कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो टीडीआर क्या होता है, इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी। देखिए केवल 2, सभी 3, केवल 1, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हालांकि एक चीज आपको यहां पर समझनी है मुझसे, वो क्या है, एक तो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और बैक्टीरिया का नाम है माइको ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ठीक है। दूसरा जो आपको जानना है माइको ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, ठीक है, जिससे आपको जानना है। दूसरा क्या जानना है, दूसरा टीडीआर के बारे में, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। देखो ये ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। देखिए किसी को अगर सर दर्द है ना, और सर दर्द की वो लगातार क्या कर रहा है कि एक दवाई आती है, मान लीजिए कोई फ्लेक्सोन खाता है, कोई वाइसोग्रेन खा लेता है, लेकिन हम केस लेते हैं कि किसी को बेसिकली ज्यादा ही सर दर्द रहता है, ठीक है, माइग्रेन हो जाता है किसी को, है ना, माइग्रेन हो गया मान लो किसी को, और वो दवाई लेता है, मान लो बार बार वाइसोग्रेन एक दवाई आती है माइग्रेन के लिए, बार बार उस दवाई का इंटेक कर रहा है, ठीक है। बार बार जब उस दवाई को वो लेता है तो हमारे अंदर क्या होते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं, उसमें से अगर एक बैक्टीरिया भी म्यूटेशन कर गया, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस बना लिया, तो वो क्या करेगा, अपने आप को बहुत तेजी से अंदर फैला देगा। इट मींस नेक्स्ट टाइम जब आप वाइसोग्रेन लेंगे तो उस वाइसोग्रेन का आपकी बॉडी पर असर नहीं होगा। जनरली क्या होता है कि बुखार हुआ, हमने कोई दवाई ले ली, सही हो गया, सर दर्द हुआ, कोई दवाई ले ली, सही हो गया। अब क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंस के केस में क्या वो दवाई लोगे और वो आपके शरीर पर असर नहीं करेगी। इसका मतलब ये समझिएगा कि जो आप दवाई ले रहे हैं उसके खिलाफ जो अंदर बैक्टीरिया है उसने क्या कर लिया है, ड्रग रेजिस्टेंस, खुद इसके खिलाफ जो दवाई है उसके खिलाफ अपने आप को मजबूत कर लिया है, वी कैन से मजबूत कर लिया, और अपने इस ड्रग के खिलाफ रेजिस्टेंस को पैदा कर लिया। तो अब वो क्या करेगा, असर करना बंद कर देगा। यही है ड्रग रेजिस्टेंस। और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस मतलब पूर्णता, ठीक है, पूर्णता ड्रग रेजिस्टेंस जो होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में जो है आपका जो एक ऑप्शन है, टीडीआर प्रकार की टीबी वर्तमान में कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट है, तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है, इस न्यूज को हम प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो कंटेक्स्ट आप एक बार समझ लीजिए कि संदर्भ क्या है। गवर्नमेंट बिगन द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए आपको ये तो पता ही है अभी कि अभी हाल ही में चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है कि एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी को अपॉइंट करा है मंडे को, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है ऋतिक पांडे, जो कि 1998 के काडर के आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। तो उनको बनाया है इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ताकि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसको जो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन आने वाला है उसके बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सके, ठीक है। ये है कंटेक्स्ट। तो इस कंटेक्स्ट में हमें फाइनेंस कमीशन के बारे में जानना तो चाहिए ही। देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में क्यों जानना चाहिए, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त कारण उपलब्ध है। जैसे सन 2021 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस में वित्त आयोग से संबंध, कि भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों, ठीक है, संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने में कैसे सक्षम किया है।
How have the recommendation of 14th Finance Commission of India enable the state to improve their fiscal position? ये क्वेश्चन पूछा है मेंस में। ऐसे ही सन 2023 में फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर पूछा यूपीएससी ने। तो फाइनेंस कमीशन क्या करता है, बंटवारा करता है पैसे का, तो उस पैसे के बंटवारे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको डिफरेंट 5 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा हुआ है कि समस्तर कर अवक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितने को जनसंख्या, क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। अगर आपने 2023 का क्वेश्चन अगर देखा है, पेपर देखा है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या दोबारा जाइए, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद इसका कमेंट बॉक्स में आप आराम से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, या जब भी हम बात करें किसी संस्था की, तो संस्था को शुरू करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि उस संस्था की नीड क्या है, आवश्यकता क्या है। और उसमें भी वित्त आयोग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पता लगा यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। तो सबसे पहले हम इसको ना एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखिए, घर में एक बुजुर्ग हैं, इनको बोल देते हैं दादा। कहानी समझिएगा, एक बार आप कहानी समझ गए तो फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा, जो उसकी भूमिका तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन आपको ये जो एग्जाम्पल है बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। उसके 4 बेटे हैं, ए, बी, सी, डी। दादा के पास सारे आय के स्रोत हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? कि दादा के पास जमीन है, तो यहां से जो फसल उठती है, यहां से जो फसल उठती है उसका पैसा दादा के पास आता है। दादा के पास जमीन का किराया आ रहा है। ठीक है, दादा ने अपनी प्लॉट में एटीएम लगवाया हुआ है, उसका पैसा आ रहा है। दादा ने क्या किया हुआ है, अपनी जमीन में टावर लगवाया हुआ है, सेल टावर जो होता है, उसका किराया मिल रहा है। तो सारे के सारे जो सोर्सेज हैं दादा के पास हैं। और जितने भी ये सोर्सेज हैं दादा के पास, जितने भी स्रोत हैं आय के, इनकम के, उनको मैनेज कर रहे हैं इनके बेटे मैनेज कर रहे हैं, ABCD। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब एक क्या है, शादीशुदा नहीं है। ठीक है ना, फकीर आदमी है बिल्कुल, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है उसका। एक क्या है, शादीशुदा नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद की जिम्मेदारी है, खुद का खर्चा है, जो कमाता है खुद के लिए कमाता है, जो करता है खुद के लिए करता है। तो ए इस टाइप का है। बी के 2 बच्चे हैं, सी के 3 बच्चे हैं, डी को थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, इसके 4 बच्चे हैं। ठीक है, हालांकि इसको जनसंख्या नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए था, बट उदाहरण है। ठीक है, तो इसके 4 बच्चे हैं। अब क्या होगा कि जो दादा है वो क्या करेगा, ए को ज्यादा पैसे देगा या डी को ज्यादा पैसे देगा? पैसे देगा आवश्यकता के अनुसार, पैसे देगा आवश्यकता के अनुसार। कि ए की आवश्यकता ज्यादा है या कि डी की आवश्यकता ज्यादा है? सिंपल सी बात है, डी की आवश्यकता ज्यादा है। क्यों भाई? उसके 4 बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई स्कूल में है ना, कोई IIT कर रहा होगा, उसको पैसे तो चाहिए, उनके कपड़े हैं, उनके खर्चे हैं। ठीक है, जिनके 3 बच्चे हैं उनको थोड़ा कम खर्चा मिलना चाहिए, जिनके 2 हैं उनके कम, और जिन्होंने शादी नहीं की, जिनके पास खुद की ही जिम्मेदारी है, उनको पैसा कैसा मिलेगा? तो उनको पैसा कम मिलना चाहिए। और इसी प्रकार आपका जो वित्त आयोग है वो भी क्या करता है, पैसे का बंटवारा करता है दादा की तरह। किसके बीच? केंद्र और राज्यों के बीच, और राज्य और राज्यों के बीच। और किस आधार पर बंटवारा करता है, वो आधार खैर हम समझेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। अगर हम समझते हैं आधार को, तो किस आधार पर करता है कि किसकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, किसके पास कितनी पॉपुलेशन है, वो क्राइटेरियाज हैं जिनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जिम्मेदारियां किसकी है, खर्चा किसका ज्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से पैसे बांटता है, जैसे कि ये दादा पैसे बांटेगा। इसी तरीके से आपका वित्त आयोग साधारण सा काम करता है। काम क्या करता है, राज्य और केंद्र के बीच पैसों का बंटवारा करता है, और राज्य और राज्यों के बीच पैसे को बांटता है। जो भी पैसा कर के माध्यम से केंद्र सरकार ने कमाया हुआ होता है।
ठीक है, साधारण सी बात है। क्यों ये इंपॉर्टेंट है और क्यों ये महत्वपूर्ण है, क्या इसकी आवश्यकता है। और पैसा बांटना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यायपूर्ण तरीके से पैसा बांटना इंपॉर्टेंट है कि भैया जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलना चाहिए। हालांकि घर में अगर देखिए दादा अगर पैसे बांट रहा है तो घर में समस्या तो होती है ही, कोई बड़ी बात नहीं है। वो कहता है कि उसको ज्यादा मिल गया, उसको ज्यादा मिल गया। ऐसे हमारे राज्यों में भी समस्या है, उन समस्याओं की बात करेंगे। क्या क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, कैसे कैसे हम चीजों को सही कर सकते हैं फाइनेंस कमीशन में, उसकी भी बात हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये आवश्यकताएं तो समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आवश्यकताओं में ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए दादा क्या है कि अपने घर में बैठा रहता है। फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस कमीशन तो एक बॉडी है बेसिकली, और जो दादा है बेसिकली फाइनेंस कमीशन का बताया था। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जैसे अब हम बात कर रहे हैं पूरे तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, और हम बात करेंगे अब वित्त आयोग की ही भाषा में बेसिकली। ठीक है, अब हम वो एग्जाम्पल को साइड रख देंगे। ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार के पास कम है, जबकि उसके पास आय के जो स्रोत हैं वो बहुत ज्यादा है। वहीं राज्य सरकार के पास क्या है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं, जबकि आय के स्रोत कम है। ठीक है, ऐसे में फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पैसे का बंटवारा उनको न्यायपूर्ण तरीके से करना है। ठीक है, उसमें भी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसकी बात करते हैं, उसकी बात करेंगे आगे जाके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस वित्त आयोग को प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से देखते हैं कि प्रीलिम्स के हिसाब से ये कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कहां से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का। तो चलिए पहले बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। संवैधानिक जो प्रावधान है, तो आपको पता होगा कि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 से संबंधित है और संविधान के भाग 12 से संबंधित है। तो ये तो हो गए उसके संवैधानिक प्रावधान जो आपको याद रखने हैं। वित्त आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रपति हर 5 साल में करते हैं। राष्ट्रपति क्या करते हैं, वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में कर सकते हैं, और उनको अगर लगे कि 5 साल से पहले भी नेसेसरी है, जरूरत है, तो 5 साल से पहले भी गठित कर सकते हैं। जनरली 5 साल के लिए किया जाता है। फिर इसमें सदस्यों की बात करते हैं, तो टोटल जो इसमें सदस्य हैं वो होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 इसमें मेंबर होते हैं। 4 इसमें कौन होते हैं, मेंबर होते हैं। मतलब कुल सदस्य कितने हो गए इसमें, कुल सदस्य हो गए 5। ठीक है, कुल सदस्य हो गए 5। इसमें से जो चेयरमैन है वो क्या होना चाहिए, पब्लिक अफेयर का जानकार होना चाहिए। मतलब सार्वजनिक मामलों का जानकार होना चाहिए। ठीक है, बाकी इन 4 के क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या किस किस आधार पर या फिर इनकी क्या योग्यताएं हैं, उनकी बात हम करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि 5 इसमें टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें एक चेयरमैन होता है और 4 इसके अलावा उसके मेंबर होते हैं। फिर सदस्य की योग्यताओं की बात अभी हम करेंगे। ठीक है, जिसमें से एक योग्यता चेयरमैन की तो यही है। ठीक, पहले से वर्तमान वित्त आयोग, देखिए पहला जो वित्त आयोग है वो 1952 में बना और उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और वर्तमान जो वित्त आयोग है आपको पता ही होगा, 15वां वित्त आयोग चल रहा है और जिसके हेड हैं एनके सिंह। कौन है, एनके सिंह। ठीक है, यहां तक समझ में आया, नोट्स बन रहे होंगे आई होप प्रॉपर। जिन्होंने तैयारी अभी शुरू करी है, जो 2-3 साल हो चुके हैं जिनको हिंदी माध्यम में, तो उनको जस्ट एक रिवीजन हो रहा होगा उनके लिए। इनकी जो रिपोर्ट है, तो वित्त आयोग क्या करता है कि अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति कहां रख देता है इसको, संसद के समक्ष, संसद के समक्ष रख देता है। ठीक है, अब जो इसकी सलाह है, बेसिकली वित्त आयोग की जो सलाह है किसके लिए, सिंपल सी बात है, किसके लिए होगी, राज्यों में और केंद्र सरकार में पैसों के बंटवारों को लेके होगी। ठीक है,
या राष्ट्रपति ने इन्हें कुछ एक अलग काम प्रोवाइड किया हो, तो उसकी जो सलाह है वो आपको पता होना चाहिए, बाध्यकारी नहीं होती। ठीक है, जो सलाह की प्रकृति है वो केवल एडवाइजरी होती है, एडवाइजरी नेचर होती है, बाध्यकारी नहीं होती, सिर्फ सलाहकार प्रकृति की होती है कि आप, हमारा ये अनुमान है, हमारा ये मानना है, आप ये पॉइंट्स आपको मानने चाहिए। तो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वो इनकी बात माने या ना माने, तो बाध्यकारी नहीं है। आई होप सारी की सारी चीजें यहां से क्लियर हो गई होंगी और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से भी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब जो 4 मेंबर हैं उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं उनकी बात करते हैं, वन बाय वन बात करते हैं। जैसे कि जो मेंबर हैं वो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए नियुक्त होने के लिए योग्य होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति के लिए पात्र होना चाहिए कोई व्यक्ति, तो वो क्या कर सकता है, फाइनेंस कमीशन का मेंबर बन सकता है। सेकंड, सरकार के वित्त और खातों का विशेष ज्ञान हो किसी को। ठीक है। तीसरा, वित्त मामले और प्रशासन में व्यापक अनुभव हो किसी व्यक्ति को, ज्यादा ही अनुभवी व्यक्ति है, ठीक है, वित्त मामलों का, तो बन सकता है। वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, ठीक है, इकोनॉमी का उसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो। तो 4 मेंबर जो हैं उनकी क्वालिफिकेशन ये है। क्वालिफिकेशन की बात संविधान में कहीं भी नहीं कही गई है। ठीक है, एक एक्ट है फाइनेंस कमीशन एक्ट 1951, वित्त आयोग अधिनियम, हिंदी में बोलते हैं इसको वित्त आयोग अधिनियम 1951, इसमें ये सारी की सारी चीजें डिफाइन है। ठीक है, संविधान में कुछ भी नहीं है। इनका जो टेन्योर है वो भी नहीं दिया हुआ है, टेन्योर सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ठीक है, उससे पहले भी समाप्त हो सकता है, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है संविधान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वित्त आयोग के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए, कार्य सिंपल सी बात है, संघ और राज्यों के साथ साथ राज्य के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण के तरीके के रूप में क्या करता है, जो वितरण है उसके लिए अनुशंसा करता है। ठीक है, वितरण के तरीके के संबंध में क्या करता है, अनुशंसा करता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कोई भी अगर मामला इनके पास जाए वित्त के हित में हो तो उस पर ये काम कर सकते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रपति जब इनसे कहे। ठीक है, ये भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान प्रदान किए जाने के सिद्धांत पर सुझाव देते हैं या को सुझाते हैं। ठीक है, तो ये इनके मोटे मोटे जो बेसिकली 3 कार्य हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि बेसिकली बहुत रेयर चांस है कि कार्यों पर आपके क्वेश्चन बने। ठीक है, पर फिर भी एक बार जान लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इस वित्त आयोग की इस चर्चा को हम इसको प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से तो देख लिया, अब हम इसको मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण की तरफ लेके चले जाते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वित्त आयोग जो पैसों का बंटवारा है वो 2 तरीके से करता है। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको ऊर्ध्वाधर वितरण बोलते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको क्षैतिज वितरण बोलते हैं। ठीक है, इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अब मैं बार बार वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक और केंद्र सरकार होती है, एक और राज्य सरकार होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने करों के माध्यम से जितना राजस्व इकट्ठा किया है उस राजस्व का बंटवारा किसके बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच ही क्या है आपका, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है राज्य और राज्य के मध्य पैसों का वितरण। ठीक है, राज्य और राज्य के मध्य पैसों का वितरण, उसके कुछ क्राइटेरियाज है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो आई होप यहां आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मैं बता भी दूंगा साथ साथ। देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि 13 फाइनेंस कमीशन जो है वो क्या करता है कि टोटल जितने भी आय, जो करों के माध्यम से जो भी पैसा केंद्र सरकार के पास आया है उसमें से 32% पैसा जो है राज्य सरकारों को अलोकेट हो जाता था। ये मैं बात कर रहा हूं 13वें वित्त आयोग की। ठीक है,
तो 14वें वित्त आयोग ने कहा कि इसको हमें बढ़ाकर कितना कर देना चाहिए। 14वें वित्त आयोग ने किसके सिफारिश करी, और 14वें वित्त आयोग ने कहा कि इस 32% को बढ़ाकर हमें कर देना चाहिए 42%। और ये बहुत सफर तय करके है 10% से आज वर्तमान में 15वें वित्त आयोग ने इन सिफारिश को मानते हुए 42% क्या करा है, जो सेंटर का जो कर आते हैं उनको, उनके जो पैसे का जो बंटवारा है उसमें से 42% जो हिस्सा वो राज्यों को मिलता है। इसमें भी थोड़े चेंजेस हुए हैं कि 41% तो सभी राज्यों के लिए, जिसमें 1% आरक्षित रखा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। जब से यूनियन टेरिटरी बने हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तब से क्या किया है कि 1% जो है अलग से रखा गया उसके लिए। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेकंड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 15वें वित्त आयोग ने ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण की सिफारिश की, जिसका सुझाव 14वें वित्त आयोग ने दिया। ठीक है, हालांकि देखते हुए कि जम्मू कश्मीर वाली जो कहानी है, जो मैंने बता दिया आपको, 1% इसके लिए आरक्षित रख दिया गया और बाकी 41% बाकी राज्यों में बांट दिया है। ठीक है, ये है आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने से पहले हमें यह पता लग जाना चाहिए कि अगर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब स्टेट टू स्टेट अगर पैसा बट रहा है, तो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो देखिए, राजकोषीय आवश्यकताएं पूरी हो जाती है किसी राज्य की, समानता और प्रोत्साहन प्रदर्शन पर विचार, मतलब एक राज्य है उनमें डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा, असमानताएं बहुत ज्यादा है। असमानताएं बहुत टाइप की हो सकती हैं, क्षेत्रीय असमानताएं हो सकती हैं, है ना, लैंगिक असमानताएं हो सकती हैं। मैं क्षेत्रीय असमानता की बात कर रहा हूं। तो इससे क्या होता है, जब वो पैसा देता है तो धीरे धीरे क्षेत्रीय असमानताएं क्या हो जाती है, कम हो सकती है। राजकोषीय अक्षमताओं को दूर किया जा सकता है, राजकोषीय अनुशासन को संबोधित करना, राज्य के ऊर्ध्वाधर राजकोषीय अंतर जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंतर हुआ है, तो किसी जब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक स्टेट को ज्यादा कंपनसेट करके उस गैप को भरा जा सकता है। क्षैतिज इक्विटी में क्या होता है कि भाई बेसिकली आपका क्षेत्र, जो आपके गरीब क्षेत्र हैं या गरीब जो राज्य हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम है, उनकी हिस्सेदारी अगर अधिक हो जाएगी तो वो अपने राज्य में ज्यादा बेहतर सुविधाएं अपने लोगों को प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में एक टेबल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब इसको आप ना स्टार कर लो, ऐसे करके स्टार करता हूं मैं तो। ठीक है, इसको 4 बार स्टार कर लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके आधार पर फाइनेंस कमीशन पैसा बांटता है राज्यों में। तो 14th फाइनेंस कमीशन और 15th फाइनेंस कमीशन का कंपैरिजन की टेबल इसलिए मैंने यहां पर लगाई है क्योंकि जो 14वां वित्त आयोग है, उस वित्त आयोग में क्या हुआ है कि कुछ चेंजेस हुए 15वें वित्त आयोग की टेबल में। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेबल कहां कहां पर जो है परिवर्तन हुए हैं। तो 14वां जो वित्त आयोग है, ये इनकम डिस्टेंस यानी कि आय दूरी, ठीक है, आय दूरी का जो क्राइटेरिया है उन्होंने 50 रखा था। मतलब 100 रुपए का अगर बंटवारा करना है तो किस तरीके से, किस आधार पर हम बंटवारा करेंगे। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन में घटाकर कितना कर दिया गया, 45। एरिया क्षेत्र के हिसाब से पहले भी 15 था, आज भी 15 ही है। अब क्या चेंजेस हुए कि पहले कंसीडर करता था 14th फाइनेंस कमीशन 1971 की पॉपुलेशन को, और अब कंसीडर करता है 2011 की पॉपुलेशन को। तो इसका क्राइटेरिया 2000 पहले भी करता था, लेकिन अब 1971 को बंद कर दिया गया। अब 2011 की पॉपुलेशन का क्राइटेरिया 10 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 15% कर दिया गया। ठीक है, फिर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, को ऐड किया गया है। 12.5% जो है जनसांख्यिकीय जो परफॉर्मेंस है उसका 12.5% ऐड किया है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर पहले इसको ऐड किया था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इसकी जगह फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के जो है क्राइटेरिया को 10% रखा गया। टैक्स एफर्ट पहले शामिल नहीं था, एंड फॉरेस्ट इकोलॉजी भी पहले शामिल नहीं था, लेकिन अब इसको शामिल किया गया और इसका बहुत लाभ भी है। अभी जस्ट इसकी मैं बात करूंगा। टोटल 100% है। कुछ इस तरीके से आपका जो है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, अब
हमें क्या पढ़नी है, समस्याएं पढ़नी है। इस आधार पर कौन कौन सी समस्याओं ने जन्म लिया, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई, इनकी हमें बात करनी है, जो कि मेंस में हमसे पूछा भी जा सकता है। और कुछ सुझाव और कुछ अच्छे जो स्टेप्स लिए गए उसकी भी हमें बात करनी है। ठीक है, पहला कि 15th फाइनेंस कमीशन क्या है कि इसमें जितनी भी नियुक्ति है वो करता है केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार सारी की सारी नियुक्तियां करती है, तो इट मींस कि राज्य क्या सोचते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है एक संवैधानिक निकाय होने के बावजूद भी यहां पर केंद्र सरकार का वर्चस्व है, केंद्र सरकार का यहां पर वर्चस्व है। तो राज्य कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट में हमें भी शामिल करो। ठीक है, तो इस तरीके की एक समस्या तो ये भी है। दूसरी समस्या टर्म ऑफ रेफरेंस यानी कि संदर्भ की शर्तें। देखिए, जब भी कोई संस्था बनती है तो उसकी टर्म ऑफ रेफरेंस, जैसे फाइनेंस कमीशन की टर्म ऑफ रेफरेंस क्या है, फिक्स है। और राज्य क्या डिमांड करते हैं, राज्य ये डिमांड करते हैं कि जो संदर्भ की शर्तें हैं उसमें परिवर्तन किया जाए या उसमें बदलाव किया जाए। तो राज्य की वो जो डिमांड है उसको तो माना ही नहीं जा सकता। तो राज्य कहते हैं कि भाई इसमें केंद्र का क्या है, फिर से वर्चस्व है। तो यहां पर भी एक समस्या है। दूसरा, वित्त आयोग की अस्थायी प्रकृति। वित्त आयोग जो है आपका अस्थायी नेचर का है, ना कि स्थायी नेचर का है। ठीक है, 5 साल से पहले भी इसको बनाया जा सकता है, 5 साल के लिए भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना कि राष्ट्रपति अगर ये अनिवार्य समझे कि 5 साल से पहले भी बनाना अनिवार्य है तो 5 साल के लिए इसको बना सकता है। तो एक अस्थायी प्रकृति भी एक समस्या का कारण है। और भी एक मूल समस्या है जो है सेस यानी कि उपकर और अधिभार सरचार्ज के मुद्दे। इसको अच्छे से समझते हैं। सेस सरचार्ज, ठीक है, इससे जितना भी पैसा आया, ठीक है, जितना भी पैसा आया वो किसके पास जाता है, केंद्र सरकार के पास। क्या यह पैसा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या यह पैसा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, किस किस के बीच, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, विभाज्य पूल है? ठीक है, तो नहीं। सरचार्ज से और सेस से जितना भी पैसा इकट्ठा होगा वो पैसा स्टेट के साथ बंटवारा नहीं होगा। मतलब सेंटर के पास जो भी पैसा आएगा वो स्टेट में डिविजिबल पूल नहीं है। अब इसमें समस्या का कारण क्या है भैया? एक तो एक आय का जो स्रोत है वो राज्य के पास ऑलरेडी ही कम है, उसमें से भी सेस और सरचार्ज को तुम नहीं बांट रहे हो। ठीक है, सेस और सरचार्ज में समस्या क्या आई है? समस्या यह आई है कि 2015-16 से लेकर और ये जो 2023-24 का जो डेटा है बेसिकली वो डेटा ये कहता है कि ये 12% से बढ़कर कलेक्शन इसका लगभग 18.5% पहुंच गया है। मतलब केंद्र के पास जितने भी करों से जो राजस्व आ रहा है उसमें इसकी हिस्सेदारी 18.5% हो गई, जो कि पहले 12% थी। इट मींस की बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास पैसा कम जाएगा, ऑटोमेटिकली कम जाएगा। तो उनके पास पैसा कम जाएगा तो वो अपने राज्यों में जितने भी डेवलपमेंट के काम है उनको कम कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे की हमेशा कमी रहेगी। तो इस पर राज्य क्या कहता है कि भाई आप ऐसा करिए कि इस पैसे को ना आपस में बांटना शुरू कीजिए, या इस पैसे पर क्या एक नियम लगा दीजिए कि इतने परसेंट तक हम अपने पास रखेंगे, या इतने परसेंट के बाद क्या करेंगे, सारा पैसा एक दूसरे में बांट दिया जाएगा। और भी कुछ मुद्दे हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे यह है कि देखिए कॉर्पोरेट टैक्स, कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ, कोविड-19 के टाइम पे क्या हुआ आपको पता ही होगा। एक टैक्स होता है कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, इसको कॉर्पोरेट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको निगमित कर। अब इन्होंने क्या करा, इसको कम कर दिया केंद्र सरकार ने।
भैया ऑलरेडी ही आप क्या कर रहे हो, पैसा कम बांट रहे हो राज्य के साथ, ऊपर से आप कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के बावजूद भी, ऊपर से कॉर्पोरेट टैक्स कम करने के बावजूद कलेक्शन कम होगा तो राज्य के पास पैसा कम जाएगा। एक इशू ये भी है, ठीक है। अब और सारे इशू कहां पर है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में और कौन कौन से इश्यूज हैं, चलिए सबकी बात कर लेते हैं वन बाय वन। पहला इशू आपको समझ लिया, मतलब पहले आपने बहुत सारे इश्यूज समझ लिए, अब दोबारा से और कौन कौन से इश्यूज हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। एक इशू यह भी है कि भारत में जो दक्षिणी राज्य हैं और भारत के उत्तरी राज्य हैं, इनमें हमेशा क्या है, इस एक चीज पर हमेशा बहस छिड़ी होती है, क्या कि जो आप पॉपुलेशन के बेसिस पर, जो फाइनेंस कमीशन पॉपुलेशन के बेसिस पर 2011 की पॉपुलेशन के बेसिस पर जो पैसा बांट रही है, तो सदर्न स्टेट ये कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए थे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, अब हमने बहुत सारे एफर्ट लगाए जब जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, तो आज जब बारी आती है कि हमें आप अवार्ड दो, रिवॉर्ड दो, है ना, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास पैसा कम आएगा बंटवारे में, क्योंकि इसकी जो है 10 से करके क्या कर दी गई है, 15% इसको कर दिया गया है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई हमारे पास जब पैसे का बंटवारा होगा तो पैसा हमारे पास कम आएगा, ये बेसिकली कहना है सदर्न स्टेट का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सदर्न स्टेट अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाए, जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल कर पाए, तो हम बिहार अगर नहीं कर पाया तो उसको हम क्या करें, दंडित करें कि भाई नहीं आप कर नहीं पाए तो आपको पैसा कम मिलेगा। बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको पैसा देकर उनके जो जनसंख्या है उसको बेसिकली ज्यादा एजुकेटेड करना चाहिए। ज्यादा एजुकेशन से क्या होगा कि भाई ऑटोमेटिकली जो है आपकी पॉपुलेशन है उस पर धीरे धीरे कंट्रोल या नियंत्रण होता चला जाएगा, एंड देन फिर जो ये आर्गुमेंट है उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। एक अच्छी चीज जो हुई है वो है टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, इसका भी रोल रखा गया है 2.5%, मतलब 2.5% के करीब इसका रोल रखा गया है। इससे क्या होगा कि राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और प्रदर्शन आधारित जो हिस्सेदारी है उसके आधार पर जब पैसे का बंटवारा होगा, दोबारा सुनिए, प्रदर्शन आधारित जो हिस्सेदारी है उसके आधार पर जब पैसे का बंटवारा होगा तो इससे प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद जो है ज्यादा पनपेगा। प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है उसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। एक फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को भी इसमें इंक्लूड किया गया, उसका भी एक परसेंटेज इंक्लूड किया गया। इससे क्या होगा, इससे हरित संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। पहले क्या होता था, राज्य ज्यादा इनकम के लिए क्या करते थे कि अरे ये लैंड खाली हुई है, चलो ऐसा करो यहां से पेड़ों को काटो और आप क्या करो यहां पर इंडस्ट्री लगाओ, पैसा अर्न करना है। अब जब से पैसा बंटने का तरीका जो बदला है जिसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को शामिल किया गया है, तो इससे क्या होगा कि जिसके पास ग्रीन कवर ज्यादा है, जिस स्टेट के पास उसके पास ज्यादा पैसा आएगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं हम अपने एसडीजी गोल की ओर भी बढ़ सकते हैं। दूसरा, एक हरित संघवाद भी यहां से जन्म लेगा, ठीक है, कि भाई ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, अपने यहां ग्रीनरी बढ़ाएंगे तो हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। तो एक प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद और एक हरित संघवाद भी यहां से इन तरीकों से उत्पन्न होगा, ठीक है। तो ये दो अच्छी बातें हैं जो आप नोट कर सकते हैं, जो आप अपने मेंस के आंसर में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, चलिए अब उसकी बात करते हैं। आगे का रास्ता यह होना चाहिए कि स्टेट डिमांड ये करते हैं कि आप जैसे जो फिस्कल फेडरलिज्म है, ठीक है, राजकोषीय संघवाद क्या है, बेसिकली वित्त आयोग राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है। इसको मजबूत करने के लिए राज्य कुछ डिमांड कर रहे हैं। राज्य ये कह रहे हैं कि फाइनेंस कमीशन में जो आप सारे के सारे सदस्यों की नियुक्ति करते हो ना, उस नियुक्ति में थोड़ा हमारा भी रोल रख लिया जाए। जैसे जीएसटी काउंसिल में राज्य का रोल है, जीएसटी काउंसिल यानी कि जो जीएसटी परिषद है, तो पहला जो है अनुमान यह है कि राज्य के साथ परामर्श, वित्त आयोग की सदस्यता और उसके संदर्भ की शर्तें, जो टर्म ऑफ रेफरेंस है, उसमें इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद और जीएसटी काउंसिल जैसे मंचों का उपयोग करने वाले केंद्र और राज्यों के बीच परामर्शात्मक तरीके से तय की जानी चाहिए। तो
ऐसे करके कुछ काउंसिल्स बनाए जाएं, कुछ परिषद बनाए जाए, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोबारा दोनों साथ आए और इस पर चर्चा करें। इससे सहकारी संघवाद, भारत का संघवाद, इससे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो है ऑटोमेटिकली ये तीनों चीजों को बढ़ावा मिलेगा। और क्या रास्ते हो सकते हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं और जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं कि जो उपकर है और अधिभार है, सेस एंड सरचार्ज है, उस पर एक लिमिट लगा सकते हैं कि जितना भी कर आपके पास आया है उस कर का 10% तक आप क्या रखिए, अपने पास रख लीजिए। ठीक है, ठीक है। वित्त आयोग को उपकर और अधिभार की राशि पर एक सीमा सिफारिश करनी चाहिए जो केंद्र सरकार के कुल सकल राजस्व का अधिकतम 10% तक हो सकती है। यदि केंद्र इस सीमा का उल्लंघन करता है तो राज्यों के साथ इसका जो राजस्व है उसको क्या करना पड़ेगा, साझा करना पड़ेगा। ये एक रास्ता हो सकता है। तीसरा, हस्तांतरण का सूत्र, आय की दूरी के अलावा भी, जैसे जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इनकम डिस्टेंस के अलावा भी हमें स्वास्थ्य से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित परिणाम अंतरालों को भी विकासात्मक परिणाम में समानता के लिए उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पर भी हम क्या कर सकते हैं, राज्य और राज्यों के बीच पैसे का बंटवारा कर सकते हैं और इससे अगेन क्या होगा, प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है वो जन्म लेगा या उत्पन्न होगा। ठीक है, तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।